जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में यूपीएससी 2026 एग्जाम के लिए जैसा आपका पेपर आएगा 14 और 15 मार्च को हूबहू वैसा एक प्रश्न पत्र आप लोग को साथियों आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो अगर आप वाकई में अपने एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हैं तो आज का ये पूरा पेपर आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि आज की इस वीडियो के लिए, आज की इस पीपीटी के लिए मैंने सबसे ज्यादा साथियों मेहनत की है, क्योंकि ये आपकी अंतिम घड़ी है, अंतिम समय है साथियों। आपके कुछ घंटे कुछ दिन हो सकते हो बाकी हो साथियों। मैं कहूंगा अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए, इस पेपर में जो है साथियों आपको ये पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हिंदी होगी, उसके बाद जीके जीएस होगी, करंट अफेयर होगी, मूल विधि, यूपी जीके, करंट अफेयर और फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स को हम लोग देखेंगे। अंतिम समय है साथियों, इसलिए अंतिम समय वाला कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आए हूं। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या अंतिम तक आप लोग साथियों देखेंगे, अगर आप वाकई में वर्दी के दीवाने हो और इस बार वर्दी आपको चाहिए ही चाहिए है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, स्नेह का आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है। देखिए, स्नेह को घृणा नहीं कहते, स्नेह को प्रेम कहते हैं। आंसर आपका बी होगा। कहने के साथियों गद्य का विलोम क्या हो सकता है, तो गद्य का विलोम आपको ध्यान रखना है साथियों पद्य होता है। बहुत तेजी के साथ चलेंगे साथियों हम लोग। कह रहे कि जो भविष्य में आने वाला हो उसको साथियों आगामी कहते हैं, भूतकाल, अकाल या परागामी। आपको ध्यान रखना है जो भविष्य में आने वाला हो उसको आगामी कहा जाता है। मोक्ष की अगर बात करें तो मोक्ष का साथियों विलोम क्या हो सकता है, मोक्ष का विलोम साथियों बंधन होता है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि आपको यह बताना है कि अधीर कैसे लिखा जाता है। मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ये वर्तनी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी अधीर शब्द की। उसके बाद देखिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है, तो कायर बनना इसको कहेंगे, चुल्लू में पानी भरकर डूब जाना कहेंगे, बेशर्म होना कहेंगे, शर्मिंदा होना कहेंगे। साथियों चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मतलब होता है शर्मिंदा होना। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अनुचर शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, तो अनुचर को हम लोग सेवक भी कहते हैं साथियों। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए साथ पढ़ने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, तो साथ पढ़ने वाले को साथी कहते हैं, सहपढ़ कहते हैं या सहपाठी कहते हैं। मैं कहूंगा सहपाठी कहा जाता है साथ पढ़ने वाले को। उसके बाद देखिए ज्येष्ठ आपको बताने कि वर्तनी कौन से शब्द की बिल्कुल सही है, ज्येष्ठ कैसे लिखा जाता है, मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों शिक्षक का आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो शिक्षक के तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन इसमें से क्या कहेंगे साथियों, देखिए विद्यार्थी दिवाकर विभा थोड़ी ना कहा जाएगा शिक्षक को गुरु कहा जाएगा, तो गुरु आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए जो सबको प्रिय लगे, जो सबको प्रिय हो, उसके लिए साथियों एक शब्द क्या हो सकता है, सर्वप्रिय, रमणीय, शोभनीय या सुंदर। मैं कहूंगा सबसे उपयुक्त शब्द जो होगा वो सर्वप्रिय हो जाएगा, जो सबको प्रिय हो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए खाली जगह वाला एक सवाल है, मेरे माता पिता की ओर से किसी ढेर सारा प्यार, या मेरे माता पिता की ओर से सभी ढेर सारा प्यार, या मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें ढेर सारा प्यार। तो यहां पर जो शब्द आएगा वो तुम्हें आएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कहा जा रहा है कि कलेजे पर पत्थर रखना, ये एक मुहावरा है, उस मुहावरे का मतलब क्या होता है, भारी पत्थर कलेजे पर रखना नहीं, जी कड़ा करना है ना, जी कड़ा करना, या साथियों कलेजे को पत्थर पर रखना ये भी नहीं होगा, दिल बड़ा करना नहीं। देखिए कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब होता है जी कड़ा करना। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है यहां पर कि दिए गए वाक्य का वो भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो कोई गुंडा भरे बाजार में किसी को हत्या करके चला गया, तो किसी को हत्या करके चला नहीं, किसी की हत्या करके चला गया ये होना चाहिए। तो गलती कहां पर है साथियों, यहां पर है, और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों उष्ण का आपसे विलोम पूछा जा रहा है। साथियों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर साथियों क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये अंतिम समय है और अंतिम समय में आपको जितना कंटेंट दिया जाए ये समझ लीजिए वो सर्वोपरि आपके लिए है। सबसे पहले आपको उस कंटेंट को देखना चाहिए, क्योंकि ये पूरी हिंदी के टॉप लेवल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साथियों आपके सामने ला रहा हूं, जैसे आपके सामने हूबहू प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो सब कुछ साथियों देखेंगे, बस आपको थोड़ा सा धैर्य लेना है। धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिएगा। मेरा मानना है ये सवाल आपको इसी क्लास में आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर करवा दूंगा मैं। देखिए साथियों तो उष्ण का विलोम क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। उष्ण का विलोम साथियों शीत होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओखली में सिर देना, इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या हो सकता है, क्या ओखली के समान सर होना, ओखली में सिर देकर उसे कूटना, ओखली को सिर पर रखना,
जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बिल्कुल साथियों, जानबूझकर मुसीबत में पड़ने को कहा जाता है ओखली में सिर देना। उसके बाद देखिए साथियों, अव्यय का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। तो अव्यय का विलोम व्यर्थ व्यय होगा, अतिव्यय होगा, खर्चीला होगा, मितव्यय होगा। मैं कहूंगा अव्यय का विलोम जो होगा वो मितव्यय होगा। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, जो दूर की सोचता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको तो दूरदर्शी कहा जाएगा। जो दूर की सोचता है उसको दूरदर्शी ही तो कहा जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का साथियों चयन करिए। आपको बताना है दुर्लभ कैसे लिखा जाएगा। देखिए ऐसे नहीं लिखा जाएगा दुर्लभ। आपके अगर बात करें तो जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाएगा साथियों दुर्लभ। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, गोधूली का पर्यायवाची इसमें से मुझे बता दीजिए क्या होता है। देखिए गोधूली को हम लोग संध्या कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, संध्या कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए साथियों, आंख न दीदा काले कसीदा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो सकता है बताइए जरा। इस लोकोक्ति का मतलब आपसे कुल मिला के साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। तो बहुत निपुण बनना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य या योग्यता ना रहने पर भी योग्यता ना रहने पर भी काम करने की शेखी भरना, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आंख न दीदा काले कसीदा, यानी कि योग्यता ना रहने, योग्यता उसके अंदर नहीं भी है तब भी वो कह रहा है कि मैं ये काम कर लूंगा, वो शेखी भगा रहा है अपनी। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए मैंने घर जाना था, इसमें दिक्कत है साथ, तो मैंने नहीं मुझे घर जाना था होना चाहिए। मतलब मैंने की जगह पे यहां पर क्या आना चाहिए था, मुझे आना चाहिए था। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको तो सातु दुर्लभ कहा जाता है, जो कठिनाई से मिलता है। उसके बाद देखिए अनिल और अनल, यहां पर दो शब्द हैं और दोनों के मतलब आपको बताने क्या। देखिए एक इस अनिल का मतलब होता है हवा और इस अनिल का मतलब होता है साथियों आग। तो हवा आग कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है साथियों वायु और अग्निबात, तो एक ही है। आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए तद्भव शब्द आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, कौन सा तद्भव शब्द है। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या आशा। मैं कहूंगा अचरज शब्द जहां पर जो है ना ये एक तद्भव शब्द है साथियों। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिए लिखावट में प्रत्यय आप लोग बता दीजिए क्या हो सकता है। तो लिखावट के अंत में क्या आ रहा है साथियों, आवट आ रहा है, यानी कि लिखावट में प्रत्यय जो होगा वो आपका आवट हो जाएगा। उसी प्रकार पराजय में उपसर्ग क्या बन रहा है, देखिए परा अलग हो जाएगा और जय अलग हो जाएगा, यानी कि परा यहां पर साथियों एक उपसर्ग का ही तो काम करेगा। अगला देखिए अनुपम का साथियों पर्यायवाची क्या हो सकता है। तो अनुपम को स्वर्गीय नहीं कहते, लौकिक नहीं कहते हैं, पार्थिव नहीं कहते, अद्वितीय कहा जाता है साथियों अनुपम को। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद देखिए कलिंदी शब्द का पर्यायवाची साथियों क्या होता है। देखिए कलिंदी का मतलब पता क्या है, यमुना। यमुना को कहा जाता है कलिंदी, यमुना का पर्यायवाची होता है साथियों कलिंदी। उसके बाद देखिए इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, यह आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों इसका संधि विच्छेद जो होगा वो इति धन आदि हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें संधि पूछे तो यड़ संधि आपको बता देना है। महोत्सव का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा, तो महाधन उत्सव होगा और महाधन उत्सव कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है, अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है, ऐसे 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 या ऐसे। तो मैं कहूंगा साथियों जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है अस्पृश्यता सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, ये आपको यहां पर कुल मिला के साथियों बताना है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो नीलगाय, नीलगाय में कर्मधारय समास है और उसके अलावा प्रिय सखा में भी है, कृताकत में भी है, लेकिन विद्या अभ्यास में नहीं है। विद्या का अभ्यास यानी कि साथियों तत्पुरुष समास है, यहां पर क्या संबंध तत्पुरुष समास है। तो कुल मिला के कर्मधारय समास कहां पर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाले में नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों यहां पर के सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो कितनी मात्राएं होती है साथियों, 11 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। तो कौन सा इसमें शब्द अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। मैं कहूंगा यमक की अगर बात करें तो ये एक शब्द अलंकार है। उसके बाद देखिए नवल सुंदर श्याम, शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी, इसमें अलंकार आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो इसकी अगर बात करते इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रेम सागर साथियों किसकी रचना है आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रेम सागर की अगर बात करें तो ये लल्लू लाल की रचना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए साथियों विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ब्रिज भाषा
है, मैं कहूंगा बिल्कुल। और विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बता दीजिए। उसके बाद देखिए आदि काल को वीरगाथा काल किसने कहा था, आपसे अगर एग्जाम में साथियों पूछा जाए तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, पंडित रामचंद्र शुक्ल इनका नाम है और इन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल कहा था। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, तो मैं कह सकता हूं साथियों कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, यह बात आपसे पूछी जा रही है। तो जो निहारिका है ना साथियों, ये महादेवी वर्मा की कृति है। उसके बाद देखिए साथियों अब आपके सामने संविधान के क्वेश्चंस होंगे, मूल विधि के क्वेश्चंस होंगे, यूपी की करंट अफेयर के सवाल होंगे, जीके जीएस करंट अफेयर सब कुछ साथियों हम लोग देखेंगे। तो इन 40 सवालों को भी आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिए। भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है इनको कहां से लिया गया, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है, तो कौन कौन सा है, देखिए त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 21 का ए है ना साथियों, अनुच्छेद 21 का ए ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। उसके बाद देखिए साथियों आपसे कहा जा रहा है कि संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा किसी नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों, बहुत नॉर्मल बात है अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए। देखिए पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, क्या ये मौलिक अधिकार है नागरिक का, है ना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजोना और उनका पालन करना, ये तो है साथियों नागरिक का मौलिक अधिकार। उसके अलावा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, ये भी हमारे नागरिक हम सबका मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये भी करे। मैं कहूंगा साथियों ये ऑप्शन नंबर ए वाला नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है, अब नहीं है तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव इनमें से कौन करते हैं, तो कौन करते हैं साथियों, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकती है, तो कितने दिनों के भीतर, मैं कहूंगा 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन राज्य कार्यपालिका का अंग है, तो कौन सा साथियों राज्य कार्यपालिका का अंग है, यह आपसे पूछा जा रहा है। भारत के महान्यायवादी, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मैं कहूंगा राज्यपाल जो है ना ये राज्य कार्यपालिका का एक अंग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो कौन करते हैं साथियों, राष्ट्रपति ही करते हैं। सही जवाब आपका भी होगा। वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य साथियों कौन सा बना था, तो कौन सा बना था साथियों, राजस्थान बना था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान हो जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 360 की जब हम बात करते हैं तो इस अनुच्छेद में ही वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों सी होगा। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, क्या महाधिवक्ता के पास है, कानूनी सलाहकार के पास है, सॉलिसिटर जनरल के पास है या महान्यायवादी के पास है। मैं कहूंगा विधि अधिकारी, कौन वो विधि अधिकारी हैं, वो अटॉर्नी जनरल हैं जिनके पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। वजन के अनुसार भूपर्पटी ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत है, साथियों कितना प्रतिशत है, 46.6% है। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो आपसे यहां पर अगर बात करें तो कौन सी तरंगे साथियों, भूकंपीय तरंगे पैदा होती हैं। अगला सवाल देखिए हमारे वातावरण में प्रतिशत कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो अगर बात करते हैं 78% है, तो बिल्कुल सही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए नसाउ किस देश की साथियों राजधानी है, नसाउ की यहां पर बात चल रही है और ये साथियों महामास देश की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मलमल शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये बांग्लादेशी चित्रकला की एक शैली है, ये पत्थरों पर लेखन की एक तकनीक है, ये एक प्रकार का सूती कपड़ा है। बिल्कुल साथियों मलमल एक सूती कपड़ा है, एक प्रकार का सूती कपड़ा है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, तो साथियों किसकी बात चल रही है, 10 डिग्री जल संधि की बात चल रही है। ये जल संधि
नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? साथियों थोड़ा सा वेट आप लोग करिए, अभी हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जो सबसे टॉप लेवल के होंगे और वही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो अगर हम बात करते हैं इन चारों देशों में से, नेपाल भारत का पड़ोसी है। अरावली पर्वत भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों हरियाणा से होकर गुजरती है, गुजरात राजस्थान से होकर गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वो एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ था? तो किसकी बात चल रही है साथियों बताइए? मैं कहूंगा लोनार झील की साथियों यहां पर बात चल रही है। लोनार झील वो भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो आपको यहां पर याद रखना है गोदावरी नदी ही भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गांधी सागर बांध ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कहां पर है साथियों? ये मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर बांध। अगला देखिए, लैटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो लैटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में उच्च तापमान एवं भारी वर्षा, मतलब कहने का मतलब देखिए यहां पर एक खाली जगह है। लैटराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है या उच्च तापमान निम्न वर्षा? मैं कहूंगा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है लैटराइट मिट्टी। उसके बाद देखिए इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि अगस्त 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को आधिकारिक रूप से साथियों मंजूरी दी है? तो इस सवाल का जवाब जो होगा वो जलालाबाद होगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन साथियों कहां पर किया है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया ये कहां पर स्थापित किया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में साथियों दुनिया का पहला सिरेमिक कचरे से बना पार्क जिसका नाम अनोखी दुनिया है इसको स्थापित किया गया है। अगला देखिए, सितंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया? तो किसकी बात चल रही है? अपने उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है। अगला देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य वित्त रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में किस राज्य ने सबसे अधिक राजस्व अधिशेष दर्ज किया था? तो किसने किया था साथियों? उत्तर प्रदेश ने किया था। तो उत्तर प्रदेश आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो कहां पर किया है साथियों? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, आरबीआई ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इनका नाम उषा जानकी रमन है और इनको आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए, किस राज्य के 5 उत्पादों को नए जीआई टैग मिले हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? तमिलनाडु की बात चल रही है। तमिलनाडु राज्य के 5 उत्पादों को नए जीआई टैग मिले हैं। किसे अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है? तो किसको मिला है साथियों? मैं कहूंगा रूस को मिला है। रूस जो है ना ये अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। अगला देखिए, रॉबिन स्मिथ का 62 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो कौन है? तो अगर बात करते हैं साथियों इनकी तो वो कौन थे? वो एक क्रिकेटर थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो विवेक चतुर्वेदी को ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो इनका नाम मनाली क्षीरसागर है और ये नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, मनाली क्षीरसागर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, पीएनबी ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों इनका नाम क्या है? हरमनप्रीत कौर इनका नाम है और पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया है। 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शैवाल एक्सपो की मेजबानी कौन करेगा? तो साथियों कौन करेगा? कोच्चि करेगा। कोच्चि आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है।
तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इन सारे सवालों को आप लोग बहुत धैर्यपूर्वक देखिएगा। यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में आपकी शिफ्ट में साथियों देखने को मिलेंगे। चलिए तो रीजनिंग का साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक कथन आपके सामने कह रहा है कि निर्देशक के एक लिखित आश्वासन देने के बाद की कहानी ने किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं किया था, फिल्म रिलीज हुई। अब धारणा यहाँ पर क्या कही जा रही है साथियों, फिल्म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। ये बात बिल्कुल सही है साथियों, तभी निर्देशक ने एक लिखित आश्वासन दिया है ना, और जो है कहानी ने किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत नहीं किया है, तो फिल्म रिलीज हो गई। और जाहिर सी बात है ये कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित थी। किसी विशेष समुदाय से जुड़े नेताओं ने रिलीज होने वाली फिल्म का विरोध किया, ऐसा जिक्र यहां पर नहीं किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला आपका सही हो जाएगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कॉलेज के लिए निकलने से पहले सीता अपनी मां से खाना बनाना सीख रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निष्कर्ष दो हैं साथियों, दोनों में से आपको बताने कौन सा सही है। सीता खाना बनाना नहीं जानती थी, ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो वो सीख रही है, नहीं जानती थी। सीता कॉलेज के लिए निकलने से पहले अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहती, ऐसी किसी भी बात का यहां पर जिक्र नहीं किया गया, तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला साथियों आपका यहां पर सही है। चलिए तो अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में 7 8 3 को क्या लिखा जाता है साथियों, ये कुछ नहीं है। 7 8 3 का मतलब क्या है, नायरा लाइक्स आइसक्रीम, नायरा लाइक्स आइसक्रीम। 135 का अर्थ क्या है साथियों, आइसक्रीम आर टेस्टी, आइसक्रीम आर टेस्टी। 254 का मतलब क्या है साथियों, वी आर फ्रेंड्स। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि टेस्टी का कोड क्या हो सकता है। अब आप सबसे पहले ये देखिए टेस्टी कहां पर लिखा है, टेस्टी इस वाली लाइन में लिखा है, आइसक्रीम आर टेस्टी, यानी कि टेस्टी का कोड या तो 1 हो या तो 3 हो या तो 5 हो। अब आपको देखना है आइसक्रीम का कोड क्या है और आर का कोड क्या है, वो इसमें से निकाल देना। देखिए इसमें आइसक्रीम है, तो देखिए इसमें और इसमें आपको क्या नंबर सेम लग रहा है, 3 लग रहा है, तो 3 आइसक्रीम का कोड है, 3 आंसर नहीं हो सकता। अब साथियों आपको आर का कोड देखना है, आर का कोड आपको इसमें मिल जाएगा, तो 254 और 135 में क्या सेम है, 5 सेम है, तो 5 आर का कोड हो जाएगा, बचेगा 3। तो 3 की अगर बात करें ये साथियों टेस्टी का कोड हो जाएगा, तो 3 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, वो आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। देखिए अभी आपका पेपर है, कुछ समय आपके पास बाकी है, तो आप अपने रूम में हो सकता हो साथियों पढ़ रहे हो, कोई आपके घर गेस्ट आता है, वो पूछता है कि छोटू कहाँ है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, उससे ध्यान से सुनिएगा कि छोटू कहाँ है, तो आपकी मम्मी बोलती हैं कि वो अंदर कमरे में है, वो पढ़ाई कर रहा है। और आजकल तो वो कहती है, मेहमान से कहती हैं कि वो आजकल तो रात के 1-1 2-2 3-3 बजे तक पढ़ाई करता रहता है, मेरे बच्चे का पेपर है। कौन सा पेपर है पूछते हैं वो लोग, तो कहते हैं दरोगा का पेपर है, दरोगा बनने वाला है मेरा लड़का। बहुत अरमान सजो हैं साथियों आपके माता पिता ने, और बहुत अरमान के साथ वो सामने वाले से कहती हैं कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा दरोगा की तैयारी कर रहा है। मतलब माता पिता 24 घंटे बस यही सोचते रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा बहुत जल्दी उसको वर्दी मिल जाएगी, लेकिन क्या आप उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं? आप 1 सेकंड में कह दोगे मम्मी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं 2 नंबर से 4 नंबर से रह गया, सोचिए क्या गुजरेगी उस वक्त आपकी मम्मी की दिल पर या आपके पिताजी के दिल पर। बस वो अपना दिल लेकर, मतलब एक छोटा सा दिल लेकर रह जाएंगी, कहेंगी कुछ नहीं आपसे, लेकिन वो रह जाएंगी, एक उनका दिल सिकुड़ सा जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि वो चीज़ उनको वो दुख दो, मतलब एक लंबे अरसे से, अभी से मान लीजिए अभी एग्जाम है, उसके बाद 3-4-5 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो 3-4-5 महीने तक आपकी मम्मी यही सोचती रहेंगी कि मेरे बच्चे का रिजल्ट हो जाएगा, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आप अचानक से आते हो और ये बात कह देते हो कि ये अच्छी बात होगी। बिल्कुल साथियों अच्छी बात नहीं होगी। इस चीज का सलूशन एक ही है, अभी आपको पढ़ाई करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, इधर उधर की कोई बात उल्टी सीधे नहीं सोचना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। अगर आपको कोई गलत कह रहा है, आपके अंदर कोई कमी निकालना है, तो चुप रहो, उसके सामने हाथ जोड़ो, अपने आप को डिस्टर्ब मत करो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। आपको अपनी पढ़ाई करना है, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई से मतलब रखिए, है ना। चलिए तो अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि विकुल रजत का भतीजा है, रजत की माता निशा है, सुरेश के 2 बच्चे हैं, रजत और नीलेश का विकुल से क्या संबंध है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर लिखा हुआ रजत की माता कौन है, निशा है, तो रजत मान लीजिए
रजत की माता कौन है साथियों? रजत की माता जी निशा है, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि रजत का भतीजा विकुल है। अच्छा, रजत का भतीजा यानी कि रजत का कोई भाई होगा और उस भाई का बेटा कौन होगा साथियों? उस भाई के बेटे का नाम विकुल होगा, तभी तो साथियों ये रजत का भतीजा हो पाएगा विकुल। उसके बाद कहा जा रहा है कि सुरेश के 2 बच्चे हैं, रजत और नीलेश। यानी कि सुरेश की अगर बात करते हैं तो सुरेश के 2 बच्चे हैं, एक कौन है? एक रजत है और एक कौन है? एक साथियों नीलेश है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रजत की माता है निशा, पिता है सुरेश, यानी कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं। तो नीलेश का विकुल से क्या संबंध? यानी कि विकुल क्या कहेगा नीलेश को? तो विकुल नीलेश को क्या कहेगा? पिताजी कहेगा। पिताजी कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। एक दिन प्रातःकाल पी तथा क्यू, ये कुछ नहीं है, पी तथा क्यू आमने सामने होकर खड़े बातें कर रहे हैं। क्यू की परछाई पी के दाईं ओर थी, तो बताओ पी का मुख किस दिशा में है और क्यू का मुख किस दिशा में? देखिए क्यू की परछाई पी के दाईं ओर पड़ रही है ना। तो और प्रातः काल की यहां पर बात चल रही है, तो मान लीजिए साथियों प्रातः काल सूरज आपका इधर को है और ये दोनों एक यहां पर एक यहां पर खड़ा हुआ है ना। अगर क्यू की परछाई पी के दाईं ओर पड़ रही है तो पी मैं कहूंगा यहां पर बनेगा, क्यू यहां पर पड़ेगा। सूरज की रोशनी पड़ेगी, है ना, तो पी के दाईं ओर देखिए क्यू की परछाई किधर पड़ेगी? क्यू की परछाई इस तरफ पड़ेगी, जो कि पी का दायां ही तो होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है पी का मुख किस दिशा में है? तो पी का मुंह इस दिशा में है, यानी कि पी का मुंह दक्षिण की दिशा में है, दक्षिण सब में लिखा हुआ है। और क्यू का मुंह साथियों उत्तर दिशा में है, उत्तर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे हैं कि 6 मित्र हैं, पंकज, काजी, रोहित, सनी, तबरेज और मनोरंजन। अच्छा, मनोरंजन ये एक बंदा है, एक षटभुजाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके साथियों बैठे, यानी कि जिसके कितने कोने हैं? 6 कोने हैं। तो मान लेते हैं साथियों हम इस तरफ क्या इस तरफ बना सकते हैं, 6 कोने होंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा बन गया, कोई बात नहीं मैंने हटा दिया। देखिए साथियों यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरा है, काजी रोहित और सनी का पड़ोसी है, तबरेज सनी के बाईं ओर दूसरा है। क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? अगर हम इस वाली लाइन को सॉल्व करें, क्या पंकज या मनोरंजन हमें आगे कहीं मिलेंगे? आगे हमें नहीं मिल रहे हैं साथियों। अगर हम इस वाली लाइन को सॉल्व करेंगे तो सनी हमें यहां पर मिल रहा है और सनी हमें यहां पर भी मिल रहा है। तो कहा जा रहा है कि काजी जो है ना रोहित और सनी का पड़ोसी, तो इसको स्किप कर दीजिए। तबरेज सनी के बाएं दूसरा है, ये बिल्कुल सटीकता से हम बना लेंगे। सनी को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, मान लीजिए सनी को आपने यहां पर बैठा ला, सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सनी के बाएं और दूसरा कौन है? तबरेज है, यानी कि सनी के बाएं और दूसरा तबरेज है, तो तबरेज आपका यहां पर बैठेगा। उसके बाद यहां पर एक बात कही जा रही थी, अब देखिए सनी और रोहित का पड़ोसी काजी है, तो सनी और रोहित यहां पर तो आ नहीं सकता, तो मैं कहूंगा सनी और रोहित यहां पर आ जाएगा, और सनी और रोहित का पड़ोसी कौन है? काजी है, तो काजी यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अब फिर से एक बार पढ़ लीजिए, पंकज मनोरंजन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए अगर आप मनोरंजन को यहां पर बैठा देंगे तभी मनोरंजन के बाएं और दूसरे स्थान पर साथियों पंकज बैठ पाएगा, जो कि यहां पर बैठेगा। सारे के सारे लोग बैठा लिए। काजी के बाएं चौथा कौन है? काजी ये है, काजी के बाएं चौथा कौन है? 1 2 3 4, काजी के बाएं चौथा साथियों पंकज है, तो पंकज आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपसे, यहां पर देखिए 3 चीजें हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है। आपसे कहा जा रहा है कि जो रेक्टेंगल में है ना 16 20 9 ये सब मूवीज हैं, जो स्क्वायर में है 11 9 20 18 ये सब कार्टून है, और जो ट्रायंगल में 19 11 9 ये सब स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। सवाल जरा पढ़िए फिर बताइए आपका जवाब क्या होगा। दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और प्रश्न का उत्तर दे। विभिन्न अनुभागों की संख्या दर्शाती है जो विभिन्न प्रकार के टीवी चैनल देखना पसंद करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कहने कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो केवल खेल और कार्टून दोनों चैनल देखना पसंद करते हैं। यानी कि ऐसे कितने व्यक्ति जो केवल खेल का मतलब क्या है? कार्टून, है ना। खेल का मतलब क्या है? कार्टून, और केवल खेल और कार्टून की अगर बात करें यहां पर से सातु आपको आंसर बताना है। मैं कहूंगा सातु अगर हम बात करते हैं 11 एक ऐसा नंबर है जो कि कार्टून और स्पोर्ट के अंतर्गत आ रहा है लेकिन मूवी के अंतर्गत नहीं आ रहा है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम होना चाहिए, विपरीत कर दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखिए पूरी अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं, यानी कि 13 और 13 के ये होते हैं शुरू के
1 से लेकर m तक प्रथम अर्धांश होता है और n से लेकर z तक ये द्वितीय अर्धांश होता है। यहां पर जिक्र है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि जो पहला वाला अर्धांश है a b c d e f g h i j k l m n o p क्यू, सॉरी मैं ज्यादा तक चला गया, यानी कि m तक लिखना चाहिए, यानी कि जो प्रथम अर्धांश है ये तो ज्यों का त्यों लिखना, लेकिन द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि z y ऐसे ऐसे थोड़ी ना साथियों, है ना। यहां पर m आ गया तो साथियों n o p q r s t u v w x y z, ठीक है, ये द्वितीय अर्धांश हो गया। तो कहा द्वितीय अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, तो हमने विपरीत कर दिया, तो कहेंगे तो दाएं से, यानी कि इस तरफ से दाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां अक्षर यू होगा, और इसके बाएं पांचवां अक्षर क्या होगा, इसके बाएं पांचवां अक्षर 1 2 3 4 5 क्या होगा, जेड होगा। तो मैं कहूंगा जेड आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं साथियों सवाल, यही कॉन्सेप्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कहा जा रहा है आपसे, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। एक संख्या है 8 4 2 9 5 1 6, इसमें अंकों के कितने युग्म ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अंक हैं जितने के संख्या, ये वाली संख्या के अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर उनके मध्य में होते। देखिए पहले संख्या को ऐसे लिख लीजिए 8 4 2 9 5 1 6 लिखिए है, सही बिल्कुल लिखिए। उसके बाद अब इसको बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा 1 है तो 1 आ जाएगा, उसके बाद साथियों 2 है 2 आ जाएगा, फिर 4 फिर 5 और फिर साथियों 6 और फिर 8 और फिर 9। अब आपको ये देखना है कौन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ है, कितने नंबर ऐसे हैं। अच्छा नहीं ये चीज नहीं है, दूसरी चीज कही जा रही थी। अच्छा मतलब इस संख्या में अंकों के ऐसे कितने युग्म ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अंक है जितने के संख्या के अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लगाने पर। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया। देखिए यहां पर अगर हम बात करें, देखिए 1 से 8 के बीच कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, और यहां पर भी अगर हम बात करें साथियों 1 से 8 तक में 1 2 3 4 नंबर हैं। तो एक युग्म, कितने युग्म, मैं कहूंगा एक युग्म अभी तक हमें मिल चुका है। दूसरे युग्म की अगर हम बात करते हैं साथियों, ये देखिए 2 4 और यहां पर भी 2 4 जीरो संख्या है, तो एक और युग्म हमें मिल गया, टोटल 2 युग्म हो गए। और है कि साथियों दिमाग लगाइए, देखिए क्या और हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए 2 5 के बीच एक संख्या, 2 5 के बीच एक संख्या, तो तीसरा युग्म हमें मिल गया। और कोई है, और कोई साथियों नहीं है, तो मैं कहूंगा ऐसे कुल मिला के 3 युग्म हैं, तो 3 संख्या आपका जवाब हो जाएगी। एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। एक दिन में 8 घंटे कार्य करके ए समान कार्य को, यानी कि उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए इन लाइनों का मतलब आखिर क्या है, अगर एक दिन में 4 घंटे कार्य कर रहा है और आर एक कार्य को 12 दिन में कर पा रहा है, यानी कि 12 दिन तक वो कार्य करता रहता है डेली 4-4 घंटे करके, तो टोटल कुल मिला के अगर बात करते उसने 48 घंटे काम किया। यानी कि अगर हम बात करते साथियों आर एक कार्य को 48 घंटे में पूरा कर पा रहा है, यही तो इसका मतलब होगा साथियों। अच्छा उसके बाद इसकी बात करिए कहने के, तथा एक दिन में 8 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। कौन, ए जो है ना साथियों 9 दिन तक कार्य करता रहता है और 8 घंटे कार्य करता है, तो मैं कहूंगा ए ने कितना काम किया, 8 × 72, यानी कि ए अगर बात करें तो उस काम को 72 घंटे में साथियों पूरा कर पाता है। तो इन 2 लाइनों का मतलब कुछ और था, मतलब तो यही था, लेकिन घुमा के ये चीज बताई गई थी। तो यहां पर अगर बात करें तो आर एक काम को 48 घंटे में करता है और ए एक काम को 72 घंटे में करता है। इन 2 लाइन को मतलब ये निकला है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए एक दिन में 2 घंटे कार्य करके, एक दिन में 2 घंटे कार्य करके आर और ए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले एक ऐसा नंबर यहां पर ले लीजिए जो कि 48 से भी कट जाए और 72 से भी कट जाए। वो क्या नंबर होगा, वो टोटल काम होगा। तो साथियों सबसे पहले 48 72 का एलसीएम निकाल लीजिए, तभी तो पता चलेगा साथियों। 24 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा साथियों, ये 9 आ जाएगा, फिर 3 लेंगे साथियों, 3 दूना 6, 3 3 9, फिर एक बार 2 लेना पड़ेगा, एक बार 3 लेना पड़ेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 की साथियों 6 से गुणा करा लीजिए,
24 की गुणा अगर आप 6 से कराते हैं तो कितना आता है, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 6 दूना 12 13 14, 144 आ जाएगा। 144 की अगर बात करें तो ये 48 जो है ना, ये तियाँ 48 तियाँ 144 होगा, और 72 की अगर बात करें सातों 72 दूना 144 होगा। यानी कि आर 1 घंटे में 3 काम करता है और ए 1 घंटे में सातों कितना काम करता है, 2 काम करता है। इसका मतलब ये होगा, और टोटल काम कितना है, टोटल काम सातों 144 है। ठीक है। यहां पर कहा गया है कि एक दिन में 2 घंटे कार्य करता है, ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 3 + 2 यानी कि 5 काम करते हैं। लेकिन एक दिन में 1 घंटे थोड़ी, एक दिन में 2 घंटे काम हो रहा है, तो 2 घंटे में सातों ये कितना काम करेंगे, मैं कहूंगा ये 10 काम करेंगे। तो एक दिन में 2 घंटे काम करके ये दोनों 10 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है, 144। तो मैं कहूंगा आर तथा ए दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 से भाग दे दीजिए, क्योंकि डेली 10 काम हो रहा है, टोटल काम है 144। 2 से कट करेंगे 5 आ जाएगा, ऊपर सातों 72 आ जाएगा, यानी कि 72 सही 72/5 दिन में वो काम हो पाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सातों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि 6400 की एक राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर। देखिए कभी भी अगर आपको सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो, और ये अंतर जो हो ना, ये अंतर 2 वर्ष का हो, तो एक सूत्र होता है साथियों, वो सूत्र आप लोग लगा लेंगे। ये 2 वर्ष की ब्याजों का अंतर है। ब्याजों का अंतर का सूत्र साथियों मैं आपको बता दे रहा हूं। ब्याजों का अंतर का सूत्र होता है साथियों मूलधन, क्या मूलधन, और सातों ब्रैकेट में आ जाएगा आपका दर अपॉन 100, और यहां पर आ जाएगा सातों समय। चलिए समय यानी कि टी आ जाएगा। चलिए मूलधन की अगर बात करें, मूलधन कितना है सातों, 6400 आपका मूलधन है। दर की अगर बात करें 10% है, बटे 100 आ जाएगा, और समय कितना है, 2 वर्ष है, तो ये आ जाएगा। इतनी बात सातों क्लियर है। चलिए 6400 गुणा 10 गुणा 10 स्क्वायर लगाए ना इसलिए, और ये क्या हो जाएगा, 100 गुणा 100 हो जाएगा। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी कि ब्याजों का अंतर कितना निकला सातों, 64 रुपए निकला। तो 64 रुपए कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है सातों आपकी स्क्रीन पर। 1.25 माइनस ब्रैकेट में 1 भाग ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस फिर सबसे छोटे वाले ब्रैकेट में 2 माइनस 0.4 गुणा 2.5। तो सबसे पहले इसकी और इसकी गुणा होगी, क्योंकि ये सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में है। तो करा लीजिए सातों, क्या आएगा, मेरे ख्याल से 2.5 की गुणा 0.4 से कराओगे तो 1.00 आएगा, यानी कि पूरा 1 आ जाएगा। फिर 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि इस पूरी की जगह पर सातों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 + 3 यानी कि 3 + 1 कितना हो जाएगा सातों, 4 हो जाएगा। ये भाग आ गया, मैंने लिख दिया। यह एक काम करिए, सही से लिख देता हूं, भाग लगाए ना, तो 1/4 हो गया, और ये क्या है, 1.25 है। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए। देखिए अगर हम बात करें 1.25 माइनस, हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हो गया 10/4। इसको कैलकुलेट करिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लिया, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा। सॉरी, हाँ 4 पंजे आपका 20, ये 20 कट जाएगा। अब 1.25 में से 0.25 घटेगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही तो बचेगा। तो 1 कहां पर लिखा हुआ है, 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये सारे के सारे सवाल सातों आप लोगों ने देखे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।